मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा, अपन जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे राजनीतिक विज्ञान विषय में, राजनीतिक विज्ञान में अपन ने जो सरकार के जो 3 अंग थे उनमें से अपन ने 2 की चर्चा की है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। और आज अपना जो टॉपिक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में वो है आपका न्यायपालिका। कौन सा है? जुडिशरी यानी न्यायपालिका अपना टॉपिक है। संघीय न्यायपालिका बेसिकली बनी हुई है, कहा जाता है कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका द्वारा उस कानून की क्या की जाती है? व्याख्या, एक्सप्लेन, जांच की जाती है। सबसे पहले आपने न्यायपालिका से पढ़ने से पहले उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं कि कानून बनने के बाद उसका पालन हो या न हो, उसके उल्लंघन पर उससे दंड दिया जाए या नहीं दिया जाए, ऐसी परिस्थितियों के लिए शुरू से यानी जब ब्रिटिश शासन काल था तब से ये चली आ रही है। एक अधिनियम बनाया था ब्रिटिश शासन काल में, सबसे पहले वो है अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक एक्ट था, व्यवस्थापन एक कानून था। इस कानून के तहत एक अधिनियम के तहत इसको पारित किया गया था। सबसे पहले 1774 में एक न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान रखा गया। संघीय न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना पहले दिल्ली में न होकर कहाँ की जाती थी? कलकत्ता में की गई थी। इस कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 क्या होते थे? अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ऐसी व्यवस्था की ये एक मुख्य CJI हुआ करता था। वो व्यक्ति था सर एलिजा इम्प्रे, यानी सर एलिजा इम्प्रे को क्या बनाया गया था? सर एलिजा इम्प्रे को क्या बनाया था? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और इस अधिनियम के तहत सबसे पहले दिल्ली में फेडरल न्यायालय, जिसे अपन कहते हैं संघीय न्यायालय, फेडरल न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यानी अपन कह सकते हैं ये फेडरल न्यायालय की जो बना था सबसे पहले कहाँ बना था? वो कलकत्ता में बना था। और सर एलिजा इम्प्रे इसके क्या थे? मुख्य अध्यक्ष थे। इस ब्रिटिश शासन काल के दौरान आगे चलकर जब भारत को आज़ादी मिली उसी समय एक अधिनियम आया था। वो अधिनियम था 1935 का अधिनियम, 1935 का एक भारत शासन अधिनियम था। इस भारत शासन अधिनियम के तहत RBI की स्थापना की गई और इसी के तहत दिल्ली में जो कलकत्ता में न्यायालय स्थित था उस कलकत्ता के बजाय कहाँ स्थापित करने का प्रावधान रखा गया? इस अधिनियम के तहत दिल्ली में क्या किया गया? उसी संघीय न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया। यानी दिल्ली में क्या बना दिया गया? संघीय न्यायालय, फेडरल न्यायालय की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। और 1937 से ये दिल्ली में कार्यरत हो गया। बाद में चलकर हुआ क्या? जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, 1947 में 15 अगस्त 1947 को, तब भारत में ही एक संसद भवन है। उस संसद भवन के पास ही चैम्बर ऑफ प्रिंसेप्स में इस संघीय न्यायालय को यानी फेडरल न्यायालय को कार्य संचालित रहा और 1956 तक ये कार्य वहीं पर करता रहा। उसके बाद दिल्ली में अलग से इसके न्यायालय का क्या किया गया? गठन किया गया। ये भी ध्यान रखना है 28 जनवरी 1950 को भारत में संघीय न्यायालय की क्या कर दी गई? यानी न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। और सर्वोच्च न्यायालय में इसमें रखा गया कि ये एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य और 7 क्या रखे गए?
अन्य न्यायाधीशों का क्या रखा गया, प्रावधान रखा गया। कुल सदस्य संख्या कितनी रखी गई? प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की संख्या पूछी जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो टोटल 8 न्यायाधीशों के क्या हो गई, संख्या हो गई। सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश बना था आपको उसका भी ध्यान रखना है, हीरालाल जे कानिया, HL जे कानिया हुआ करते थे। इस हीरालाल जे कानिया के समय ही क्या हुआ था, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और राष्ट्रपति क्या बने, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, तो उन्हें हीरालाल जे कानिया ने ही क्या दिलाई, शपथ दिलाई। और हीरालाल जे कानिया को शपथ किसने दिलाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही दिलाई, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। तो आपस में क्या दिलाई गई थी? शपथ दिलाई गई थी। इस चीज़ों का भी अपन को क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं यहाँ पर भारत में न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो एकीकृत न्यायपालिका है। अच्छा सर, एकीकृत का मतलब है सभी जो न्यायालय हैं वो एक कड़ी में न्यायालय स्थापित होंगे। अभी यहाँ पर जिस न्यायालय की स्थापना की गई वो हमारा न्यायालय कौन सा है? वो सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। इसकी एक मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई है जिससे आपको थोड़ा सा क्या रहे, ध्यान रखे। बाकी अपन जो संविधान सभा ने जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई वो संविधान का भाग 5 है, अध्याय संख्या में 4 में, और अनुच्छेद संख्या का जरूर ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यायाधीशों का उल्लेख रखा गया है। न्यायाधीशों की संख्या हमेशा क्या रही है? परिवर्तित रही है। एकीकृत न्यायपालिका से संबंधित मैं क्या बताना चाहता हूँ, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है भारत में जो निर्णय होगा वो सर्वोच्च होगा, वो सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत क्या है? न्यायपालिका है। एकीकृत जो है न्यायालय है, ये न्यायपालिका है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे ऊपर आता है वो सर्वोच्च न्यायालय आता है। पूरे देश का न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है। इस सर्वोच्च न्यायालय के नीचे एक न्यायालय आता है, वो प्रत्येक राज्य में अलग है, उसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। उच्च न्यायालय के नीचे फिर एक न्यायालय और आता है जिसे हम जिला न्यायालय कहते हैं। कौन सा न्यायालय कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जिला न्यायालय। इस जिला न्यायालय के नीचे एक न्यायालय और आता है, उसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अब ये मुकदमों के हिसाब से मुंसिफ कोर्ट वगैरह अलग अलग चलता है, पंचायतों के हिसाब से पंचायतों का और चलता है। ये भारत की क्या है? ये भारत की एक कड़ी है जो न्यायालय से क्या है? संबंधित है। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूँ? वो सर्वोच्च न्यायालय की क्या कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों? बातें कर रहा हूँ। मैं अनुच्छेद के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ आज जो संख्या है वो अलग है, ठीक है। जो पहले मैंने कहा जो संख्या थी वो पहले अलग थी, आज जो संख्या है वो क्या है? अलग है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की बात करने चाहते हैं हम लोग, वो अनुच्छेद 124 में उल्लेख से अनुसार से ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 124 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का क्या होगा? स्थापना और उसका गठन है। उच्चतम न्यायालय की यानी सर्वोच्च न्यायालय की क्या है? स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व उसका गठन का क्या है? प्रावधान है। स्थापना की बात की तो मैंने कहा सबसे पहले कि स्थापना कब हुई? 28 जनवरी। क्या? कौन से जनवरी?
प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की क्या की गई, स्थापना की गई। ये अपन को याद रखना है। गठन के साथ ही मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले जब न्यायालय बना तो 1+7 इनकी क्या थी, संख्या थी। फिर 1960 के आसपास इसकी संख्या, ये 1900 शुरुआत से है, 1960 के आसपास इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 1+13 रखी गई। और आगे चलकर इनकी संख्या 1977 में 1+17 कर दी गई। और आगे चलकर इनकी संख्या में फिर और बढ़ोतरी की गई, 1+25 रखी गई 1986 में। आपको ध्यान रखना है 2009 में इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 1+3। अगस्त 2019 में अगस्त में एक प्रस्ताव आया और प्रस्ताव में 2019 में इनकी संख्या कितनी रख दी गई, 1+33 रख दी गई। मैं कहना चाहता हूँ टोटल संख्या इनकी कितनी रख दी गई है, 34 रख दी गई है। कल का अपना एक प्रश्न भी था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो मुख्य रूप से तो क्या थी, 1+7 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 2019 में बढ़ा दी है, वो कितनी कर दी है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसकी चर्चा कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों में। तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये आपकी बात हुई किसकी, गठन की और संरचना की, यानी कैसे बना हुआ है। आगे मैं बात करना चाहता हूं कि न्यायाधीशों का जिस प्रक्रिया है, तो न्यायाधीशों की बात की जाए, इनको हटाने का इनका भी प्रावधान इसी में है। अब है अनुच्छेद 125 क्या कहता है, आर्टिकल अनुच्छेद 125 ये कहता है कि न्यायाधीशों को, जो न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है, उन न्यायाधीशों को क्या दिया जाएगा, वेतन का क्या है, प्रावधान, वेतन का क्या है, प्रावधान है। एक बात ये ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं उन न्यायाधीशों को कॉलेजियम व्यवस्था के तहत नियुक्त किया जाता है, उसकी भी चर्चा करूंगा। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए, इनको हटाने का सर्वोच्च न्यायालय में जो दिया गया है वो भारतीय संसद द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और किस प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक्सप्लेन किया था महाभियोग, वही महाभियोग प्रक्रिया का यहाँ पर प्रावधान है। अब मैं बात करूं, जब न्यायाधीश बनते हैं तो न्यायालय से संबंधित एक वकालत का कार्य होता है, उसके पढ़ाई करनी होती है। तो सीधा मैं कह दूं, उसके बाद सीधा न बनकर आप चाहो कि मैं सीधा क्या बन जाऊं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों में चला जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको सबसे पहले किस न्यायालय में जाना पड़ेगा, अधीनस्थ न्यायालयों में क्या करना पड़ेगा, एग्जाम आपको क्या होनी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो कार्य के आधार पर आपका प्रमोट या नियुक्ति अपॉइंटमेंट होगा और जिला में जाओगे। जिले से बाद फिर आप किस में जाओगे, उच्च न्यायालय में कार्य करोगे। उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश रह चुका है, यानी कहने का मतलब है 5 वर्ष तक आप कम से कम किस में, हाई कोर्ट में कार्य करते हो, या फिर मैं कह दूं, या फिर दूसरी शर्त है 10 वर्ष तक आप क्या हो, हाई कोर्ट में क्या रह चुके हो, ये एक वकालत का कार्य कर चुके हो, तब आपको क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा। और तीसरा है आपकी क्या योग्यता है, राष्ट्रपति की नज़र में आप क्या हो, एक विधि के ज्ञाता हो, तब आपको क्या किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। तो ऐसा प्रावधान है। अब जो मुख्य न्यायाधीश है प्यारे विद्यार्थियों, उनको अलग वेतन दिया जाता है और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको अलग वेतन दिया जाता है, दोनों का अलग है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन की बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश को 2.80 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है, जबकि अन्य न्यायाधीश को 2.50 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है। इसका कहने का मतलब है 2.5 लाख और 2,80,000 रुपए, ये दोनों का क्या करता है, अलग अलग प्रावधान किया गया है। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये और साधन सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 2.5 लाख रुपए वेतन मिलता है और अन्य साधन सुविधाएं भी क्या रहती हैं, उपलब्ध रहती हैं। अब मैं बात करूं, वेतन हो गया अनुच्छेद 126। आगे की बात करूं तो मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की क्या की जाती है, नियुक्ति भी करने का प्रावधान रखा गया है।
अनुच्छेद 126 क्या कहता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी, जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उसके जगह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे ही अगर मान लो किसी मुद्दे को हल करना है और न्यायाधीशों की संख्या क्या हो? कम हो, तो तदर्थ न्यायाधीशों का क्या रखा गया है? प्यारे विद्यार्थियों, तदर्थ न्यायाधीश भी एक ऐसे ही न्यायाधीश हैं जो टेम्परेरी हुआ करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, यानी जो अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं उनको तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी चीज़ पर बहुमत लेना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को कहेगा और राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्ति हमेशा ये ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? इनकी नियुक्ति की जाती है। किनकी? जो तदर्थ न्यायाधीश हैं उनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और 2 वर्ष के लिए कर सकता है और अधिक समय के लिए भी कर सकता है। साधारणतः किसी मामले पर नियुक्ति की जांच हो या मुद्दा हो तो उस मुद्दे पर न्यायाधीश कम से कम होने चाहिए। एक बात और ध्यान रख लेनी है प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी आपको कोई मुद्दा दिया गया है, उस मुद्दे पर जो सदस्य संख्या है वो क्या होनी चाहिए? वैसे तो कहा जाता है 1/10 होनी चाहिए, यानी किसी बहुमत से निर्णय लेना है, उस निर्णय के लिए क्या रखी गई है? निर्णय की शर्त है 1/10 भाग होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं हम कोरम बोल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द और आता है, इसको गणपूर्ति बोलते हैं। लेकिन न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में रखा गया है किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 सदस्य होना आवश्यक है। 5 सदस्य नियुक्त होना आवश्यक है। यानी कोरम के लिए, गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए। इस बात का भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं उच्चतम न्यायालय में जो अनुच्छेद 128 है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी क्या रखी जा सकती है? उपस्थिति रखी जा सकती है। मान लो कहीं कोई प्रावधान है तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्चतम या वरिष्ठतम सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, निवृत्त जो न्यायाधीश हैं, उस सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी क्या रखा जा सकता है? उनकी उपस्थिति होना आवश्यक होता है। उपस्थित रखा जा सकता है कि आपको भी कार्य में क्या करना है? भाग लेना है। आगे की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 129 क्या कहता है? अनुच्छेद 129 एक उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखीय न्यायालयों का उल्लेख करता है। अभिलेख न्यायालयों का क्या करता है? उल्लेख करता है। अभिलेख न्यायालय से क्या समझते हैं? अपने समक्ष एक नया पॉइंट आ गया। अभिलेख का मतलब है कुछ ऐसा जो पहले मुद्दा आया है, उस मुद्दे पर किसी ने पहले क्या निर्णय दिया है, वो निर्णय दिया गया है, वो उसको आप रिकॉर्ड में रखेगा। क्या रखोगे? रिकॉर्ड में रखोगे। इस रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा ही मुद्दा अगर बाद में आता है तो उस बाद में आए हुए मुद्दे का निर्णय पहले वाले मुद्दे को देखकर किया जाएगा कि इस बाद में, इस बनाम बाद में क्या आपने क्या निर्णय दिया था। उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए क्या दिया जाएगा? निर्णय दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है पूर्व में दिए गए निर्णयों को क्या दिया जाएगा? एक साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में क्या दिया जाएगा? कार्य के रूप में इनको माना जाएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 130 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात करता है। जो आगे का जो आर्टिकल है 130 अनुच्छेद क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहां पर होगा? यानी सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक होगी, बेंच होगी, वो कहां होगी? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है स्थान कहां पर होगा? इसकी स्थापना के साथ वो कहां पर कार्यरत करेगा? तो सीधा सीधा कह रखा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थान है वो आपका कहां पर होगा? वो दिल्ली में होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति से
अनुमति ले ली जाए तो इससे बाद में कह सकते हैं दिल्ली के अलावा भी क्या की जा सकती है, दूसरी जगह उसकी क्या की जा सकती है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी जगह भी उसकी क्या की जा सकती है, बैठक की जा सकती है। चाहे आप राजस्थान में बैठक करवा सकते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में बैठक करवा सकते हैं, आंध्र प्रदेश में, आप जहां चाहो राष्ट्रपति के निर्णय के बाद या परामर्श के बाद आप दूसरी जगह बैठक भी करवा सकते हैं। ये बैठक ऐसी बैठकें एक दो बार हो चुकी हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में एक बार बैठक हुई सर्वोच्च न्यायालय की, एक बार आंध्र प्रदेश में भी इसकी क्या हो चुकी है, जम्मू और आंध्र प्रदेश में इनकी बैठकें अलग दो बार स्थानों पर हो भी चुकी हैं। तो इन चीजों का प्यारे विद्यार्थियों ध्यान अपन को रखना है। अब मैं बात करना चाहता हूं, ये तो हुई मोटी मोटी बात अनुच्छेदों की। यहाँ पर अब आती है जो सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों का उल्लेख कैसे प्रावधान रखा गया है। तो ये तो सिंपल सी बात है, आगे की मैं बात करना चाहता हूं अनुच्छेद के माध्यम से ही। आप चाहो तो मैं उसकी स्थापना बता सकता हूं, वैसे न्यायपालिका की शक्तियां बताने की बात कर रहा हूं जो अनुच्छेदों के माध्यम से एक्सप्लेन हो जाती है। देखो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति के संबंध में एक व्यवस्था और चलने लगी थी जो कॉलेजियम व्यवस्था कहलाती है, जो 1993 के माध्यम से चली है। ये बहुत सारी एग्जामों में पूछे भी जाते हैं, ऐसे पर्सन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 125 में उसके वेतन का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,80,000, अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये वेतन मिलता है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है और अनुच्छेद 127 में मोस्ट है जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या देता है, प्रावधान रखता है। अब मैं बात करूं तदर्थ न्यायाधीशों की, जब कोई कार्य निर्णय पूरा नहीं होता तब उसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद एक मोस्ट बनता है 129 जो अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है पहले जो न्यायालय ने जो निर्णय दिए उन निर्णयों के उनको क्या माना जाएगा, उनके सबूत या साक्ष्य के रूप में काम में लिया जाएगा, उनको अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। अनुच्छेद 130 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 130 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें कहाँ आयोजित की जाएंगी, किस स्थान पर, तो सीधा सीधा दिल्ली आता है। लेकिन दिल्ली के अलावा भी राष्ट्रपति की अनुमति से लेकर दूसरी जगह क्या की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें आयोजित करवाई जा सकती हैं। ऐसी बैठकें आयोजित की भी गई हैं जो आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। आगे की मैं बात करूँ, आगे एक अनुच्छेद बनता है सर्वोच्च न्यायालय की वैसे शक्तियाँ दी गई हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की क्या हैं, ये शक्तियां भी इसी में काउंटिंग करती जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय क्या शक्तियां रखता है, देखो आर्टिकल का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 131 क्या कहता है, अनुच्छेद 131